Hello students, welcome to our YouTube channel. This is Rashi and today we'll read the second part of history chapter 1 and the chapter name is nationalism in Europe और ये चैप्टर है क्लास 10 CBSE बोर्ड का. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं और उसका जो इंट्रोडक्शन है वो भी हम कर चुके हैं. आप हमारे चैनल पे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में सेकेंड पार्ट से जिसका हेडिंग है व्हाट इज नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कंट्री में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हो और कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हो सबके मन में एक ही फीलिंग हो, दैट इज द यूनिटी एंड कंट्री के लिए जो पैट्रियोटिज्म है या कंट्री के लिए जो लगाव है वो होना चाहिए नेशनलिज्म के अंडर. ठीक है, पर जब हम बात करें नेशनलिज्म की तो हर व्यक्ति के लिए नेशनलिज्म का मतलब अलग अलग होता है. तो इसके सेकंड पार्ट में यही बताया हुआ है कि कंट्री में जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या था और कंट्री में जो भी इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट मतलब जो मेनली बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज या फिर ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते थे, उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो अगर हम देखें कॉमन सिटीजन्स के बारे में तो कॉमन सिटीजन की कुछ बेसिक डिमांड्स हैं जो वो चाह रहे हैं कि कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें हो. तो कॉमन सिटीजन के लिए बेसिक डिमांड्स क्या है? इक्वालिटी, क्योंकि पहले ऐसा होता था फ्रांस में कि इक्वल काम के लिए मेल्स को हाई वेजेस दिए जाते थे जबकि वुमेन्स को लो वेजेस दिए जाते थे. ठीक है, तो उनकी डिमांड क्या है कि कंट्री में इक्वलिटी आ जाए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो. ठीक है, उसके अलावा कॉमन सिटीजन्स की दूसरी डिमांड क्या थी कि उन्हें फ्रीडम या लिबरलिज्म चाहिए. लिबरलिज्म मतलब कि आज़ादी किसी भी काम को अच्छे से करने की. अब किसी भी काम से मेरा मतलब है सारे लीगल वर्क्स करने की आज़ादी उनको चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड दैट इज राइट टू वोट. तो पहले क्या था कि फ्रांस में जो राइट टू वोट है वो सिर्फ कुछ लोगों को दिया जाता था और वो कुछ लोग कौन थे? वो सारे मेल्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, मतलब कि प्रॉपर्टी ओन्ड मीन्स, और उसके अलावा जो टैक्सेस पे करते थे और टैक्सेस भी कितना, जो कम से कम किसी एक लेबर के 3 दिन के वेजेस के बराबर हो, मतलब कम से कम उतना वो टैक्स पे करें तब ही उनको राइट टू वोट था. अदरवाइज ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या जो टैक्स पेयर्स में नहीं आते हैं या 3 दिन की वेजेस के बराबर वो टैक्स पे नहीं करते हैं तो उन्हें राइट टू वोट नहीं था. जबकि कंट्री में बात ये होती है कि हर एक इंसान सिटीजन होता है जो राइट टू वोट करना चाहता है और उसकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए आपको राइट टू वोट देना बहुत ही ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ये 3 बेसिक डिमांड्स थी कॉमन सिटीजन की. तो ये तो कॉमन सिटीजन के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या है वो हमने समझ लिया. पर अगर हम बात करें कि इकोनॉमिस्ट या ट्रेडर्स के लिए लिबरलिज्म क्या होगा तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आप ट्रेडर हैं तो आप क्या चाहेंगे? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि एक कॉमन करेंसी हो कंट्री में, आपको ट्रेडिंग के लिए लिबर्टी हो, आप जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल कर पाए, जहाँ से भी चाहे वहाँ से आप रॉ मटेरियल ले पाए, आपको बहुत सारी जगह पे कस्टम ड्यूटीज़ पे ना करना पड़े. यही सब आप चाहेंगे अगर आप एक बिजनेसमैन या फिर आप एक ट्रेडर होंगे. तो यही बेसिक डिमांड्स थी इकोनॉमिस्ट की या फिर ट्रेडर्स की कंट्री के अंदर. तो इकोनॉमिस्ट की डिमांड्स क्या है? तो ये सब मैंने लिखी हुई है. पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ ट्रेडिंग, मतलब जो भी चीज़ जहाँ पे भी चाहे इंसान वो सेल कर पाए या ट्रेडर वो चीज़ को सेल कर पाए, ये इनकी पहली डिमांड थी. ठीक है, इनकी जो दूसरी डिमांड थी वो थी अबॉलिशमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़. अब कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती हैं? जब भी आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है. अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो टोल टैक्सेस आप देते हैं. ठीक है, अब क्योंकि ये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इनको बहुत हाई कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी. तो ये इनका डिमांड था कि अबॉलिशमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, जिससे इनको ट्रेडिंग में इजी रहे, उसके साथ साथ इनका बहुत सारा पैसा कस्टम ड्यूटीज़ देने में बर्बाद ना हो. ठीक है, तो इनकी दूसरी डिमांड थी. अब इनकी तीसरी डिमांड क्या थी? कॉमन करेंसी, कॉमन मेजरमेंट सिस्टम. मतलब सोचिए कि अगर आप एक ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहे हैं जो बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइडेड है और हर टुकड़े में अपनी अलग अलग करेंसी है तो फिर आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि पहले आप उस करेंसी को कन्वर्ट करो, फिर कन्वर्ट करके आप कस्टम ड्यूटी दो. मतलब ऑलरेडी करेंसी कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, पर फिर उस करेंसी को कन्वर्ट करके उनको पे करो. और पे भी कैसे करो? इनको पे कितना करना पड़ता था? जितना भी इनकी सामान की वैल्यू है
उसका 5%। मान लीजिए अगर इनके सामान की वैल्यू 100 रुपये है तो उसमें 5% इनको एक जगह पे टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जब आपके पास मेजरमेंट सिस्टम होगा प्रॉपर या वेट सिस्टम होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि एक तो फ्रांस था पूरा 39 स्टेट में डिवाइडेड, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इतनी सारी इनको कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी, मतलब इन्हें 11 जगह पर कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी और उस 11 जगह के कस्टम बैरियर में भी हर जगह पे इनको 5% देना पड़ता था। ठीक है, अब 5% आप दे तो रहे हो, चलो वो भी हमने मान लिया कि हम 5% दे देते हैं, पर हर जगह पे मतलब इन पूरे 11 जगह पे इनको अलग अलग करेंसी रखनी पड़ती थी, मतलब कहीं पे कुछ और करेंसी, कहीं पे कुछ और करेंसी। तो आप सोचिए कितना हेक्टिक हो जाता होगा इनके लिए, इतना सारा सामान लेके जाना, हर जगह पे 5% टैक्स देना, 11 जगहों पे टैक्स देना और वो भी 39 स्टेट्स के बीच में ट्रेडिंग करना। ठीक है, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, क्योंकि हर जगह पे मेजरमेंट अलग होता था। मान लीजिए एक स्टेट ए है जहाँ पे 1 मीटर इतना होता है, किसी दूसरी स्टेट में 1 मीटर इतना होता है, किसी तीसरी स्टेट में 1 मीटर इतना बड़ा हो रहा है। तो कितना टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होता था कि हर जगह रुको, हर जगह अलग अलग बार आप मेजरमेंट करो, हर जगह की करेंसी अलग रखो और उस करेंसी की वैल्यू अलग निकालो और फिर उस वैल्यू का 5% दो। तो बहुत हेक्टिक हो जाता था, जिस वजह से फ्रांस इकोनॉमिकली डाउनफॉल पे जा रहा था, क्योंकि ट्रेडर्स नहीं थे, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, इकोनॉमिस्ट नहीं थे। और इकोनॉमी और ट्रेडिंग के लिए सबसे बेटर है इंडस्ट्रीज का होना या ट्रेडिंग को फ्री होना। तो इसलिए वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे कम होती जा रही थी ड्यू टू ऑल दीज बैरियर्स। ठीक है, तो उनकी डिमांड क्या थी? हर कंट्री में कॉमन करेंसी हो, मेजरमेंट और वेट का एक प्रॉपर सिस्टम हो, जो 39 स्टेट्स में डिवाइडेड हो ऐसा नहीं हो, फ्रांस जो है वो यूनाइट हो जाए, कस्टम बैरियर्स उनको 11 जगहों पे तो एटलीस्ट ना ही देना पड़े, 5% टैक्स है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए, और जो टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन है ड्यू टू डिफरेंट मेजरमेंट एंड वेटिंग सिस्टम वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमिस्ट की जिसका वो सल्यूशन चाहते थे, तो उसी सल्यूशन का मतलब इनके लिए लिबरलिज्म था। मतलब ट्रेडर्स के लिए असली लिबरलिज्म कब आएगा? जब उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर दिया जाए, और इनकी प्रॉब्लम्स रिड्यूस करने के लिए एक ट्रेड यूनियन बाद में बनाई गई। ठीक है, तो एक नई ट्रेड यूनियन बनी इनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए, और उस ट्रेड यूनियन का नाम था ज़ोल्वेरियन। नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आता है कि ज़ोल्वेरियन क्या था। तो ग्रुप दे सकते हैं ट्रेड यूनियन या बहुत सारे अदर ऑप्शंस। तो इट वाज अ ट्रेड यूनियन जो ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनी हुई थी। ठीक है, अब इस ट्रेड यूनियन ने जो आई है ट्रेड यूनियन, इसने कुछ अच्छे काम भी किए। तो पहला काम क्या किया कि करेंसी को 32 कर दिया, मतलब कहाँ आपको 30 तरह की करेंसी रखनी पड़ती थी, अब आपको सिर्फ 2 करेंसी रख के काम चल जाएगा। आप 2 टाइप की करेंसी रखो, इधर आप करेंसी ए पे करोगे या फिर करेंसी बी पे करोगे, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया। तो इससे ट्रेडर्स थोड़े से एक्टिव हुए ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, मतलब ये जो टैरिफ बैरियर्स थे ना 11 जगह, इनको अबॉलिश कर दिया और बहुत कम कर दिए ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, उसके बाद क्रिएटेड नेटवर्क ऑफ रेलवेज। अब रेलवे का नेटवर्क होने से एक फ़ायदा ये हुआ कि जो रॉ मटेरियल था उसको सप्लाई करना बहुत इजी हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो इंक्रीज हो गया। तो ये सारे 3 काम किए थे। करेंसी को 30 से बदल के 2 टाइप की कर दी, ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर दिया या कम कर दिया, क्रिएटेड नेटवर्क्स ऑफ रेलवे, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए रेलवेज इन्होंने स्टैब्लिश कर दिए। किसका काम है ये? ज़ोल्वेरियन, विच इज़ अ कस्टम यूनियन। ठीक है, तो हमने ये देखा कि नेशनलिज्म क्या है, कॉमन लोगों के लिए नेशनलिज्म क्या है और इकोनॉमिक्स के लिए नेशनलिज्म क्या है। अब यहाँ पे क्या आया? कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिव आप किसको बोलोगे? जो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी या बहुत ज़्यादा पुरानी सोच लेकर चलता है, मुझे बोलते हैं ना कि वो कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का मतलब है जो पुरानी चीज़ों को ही एज इट इज़ रखना चाहे। अब फ्रांस में अगर हम बात करें तो पुरानी चीज़ें क्या थी? जो यहाँ पे लोग मोनार्की फॉलो कर रहे थे, है ना। तो कंजर्वेटिव्स जो थे वो किसके सपोर्ट में थे? मोनार्क के। मोनार्क मतलब राजाओं के। वो नहीं चाहते थे कि कंट्री में नेशनलिज्म आए, या वो नहीं चाहते थे कि कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन आए या डेमोक्रेसी आए। ये अगेन किसके सपोर्ट में थे? मोनार्की के। अब हमने पढ़ा था नेपोलियन आया था जो मोनार्की के अगेंस्ट था और बहुत सारी उसने चेंजेस किए थे। तो कंजर्वेटिव्स ने मिलके क्या किया? इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो कंजर्वेटिज्म ने या कंजर्वेटिव्स ने मिलके नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट फाइट की और वाटरलू में
1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। अब किस किसने फाइट की, तो उसका एक कोड है ब्रैप, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, आप इस तरह से कंट्रीज के नाम याद रख सकते हो, ब्रैप, ठीक है। अब ये जो ब्रैप बनी, इसने 1815 में नेपोलियन से फाइट की और वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया, ऑब्वियसली क्योंकि ये 4 कंट्रीज हैं और नेपोलियन अकेला, ठीक है। उसके बाद इन्हीं ब्रैप के बीच में, मतलब इन्हीं 4 कंट्रीज के बीच में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ, और कब हुआ, 1815 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, आता है और कई बार आ चुका है। ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, किसके अगेंस्ट थी, किन्होंने मिलकर साइन किया था और किस ईयर में साइन की गई थी, तो अब आपको क्लियर है ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। अब इनका एम क्या था, इनका दुश्मन कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये क्या चाहेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो चेंजेस किए हैं उनको अंडू कर दें, मतलब उनको वापस पहले जैसा बना दे, क्योंकि ये कंजर्वेटिज्म है, ये नई चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहते। तो उनका एम क्या है, अंडू द चेंजेस जो किसने कौन करके गया है, नेपोलियन बोनापार्ट। किस में करके गया था, आपको याद है 1804 का नेपोलियन कोड आया था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने चेंजेस किए थे, तो इनका एम था उन सारे चेंजेस को अंडू कर देना, ठीक है। नाउ स्टेट्स ऑन बॉर्डर ऑफ फ्रांस, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर रहा था, फ्रांस को धीरे धीरे फैला रहा था अपने आसपास के स्टेट्स को कैप्चर करके। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के चारों तरफ स्टेट्स में बॉर्डर बना दी, जिससे फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो जाए, मतलब जो काम नेपोलियन कर रहा था उसका टोटल अपोजिट काम ये करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, स्टेट के चारों तरफ बॉर्डर बना दी जिससे फ्रांस एक्सपेंशन ना हो पाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो सेंसरशिप लगा दी। अब सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर अथॉरिटी होगी, बोर्ड होगा, जो भी चीज़ें आपको लॉन्च करनी है आपको उस बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने सेंसरशिप लगा दी बुक्स पे, प्लेस पे और न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोई भी बुक अगर राजा के अगेंस्ट है या कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट है, कोई भी प्ले मतलब कि नाटक अगर ऐसा हो रहा है जो लोगों को भड़काए या कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट हो या राजा के अगेंस्ट हो, या न्यूज़पेपर कोई भी अगर आर्टिकल ऐसा लिख रहा है, तो उन सबको पहले सेंसर करवाओ। और ये उन्हीं चीज़ों को सेंसर करते थे जो इनके फेवर में है, जो इनके अपोजिशन में है वो उनको सेंसर ही नहीं करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, हर चीज़ पे सेंसरशिप लगा दी। अगेन सेंसरशिप अबॉलिश की थी किसने, नेपोलियन ने, पर इन्होंने क्या कर दिया, वापस लगा दिया, ठीक है। तो ये किसके काम है, कंजर्वेटिज्म के, ठीक है, या कंजर्वेटिव्स के। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोग परेशान हो गए, मोनार्की थी, मोनार्की को हटाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब नेपोलियन बोनापार्ट को हटा दिया किसने, कंजर्वेटिज्म ने। अब वापस इतनी सारी चीज़ें कर दी कंजर्वेटिव्स ने, तो लोग गुस्सा हो गए, भड़क गए, और भड़क के फिर क्या हुआ, रिवॉल्यूशन। जैसे कि इन जनरल आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है या कोई भी राजा बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोज करने लगता है, लॉज एंड ऑर्डर अननेसेसरी लाता है, तो वहाँ पर रिवॉल्यूशन होता ही होता है। तो यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन हुआ, और रिवॉल्यूशन में सबसे फेमस एक नाम है, दैट इज गुसेपे मज़नी, ठीक है। इनके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि शॉर्ट नोट लिखने आता है एग्जाम में। तो ये क्या थे, सबसे पहली बात तो ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, मतलब इटली से थे। 1807 में इनका बर्थ हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। पहले क्या होता था, जैसे क्लब्स बनाते थे और रिवॉल्यूशन करने के लिए लोग ग्रुप बना लेते थे, तो उन्हीं ग्रुप्स को यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी बोला गया है। तो इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। पहला ग्रुप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यंग इटली, जो इन्होंने मार्सलीज में बनाया था। दूसरा इन्होंने जो ग्रुप बनाया था वो यंग यूरोप था, बर्न में, ठीक है। अब इन दोनों नामों में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, यंग, मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे सारे लाइक माइंडेड, मतलब कि गर्म खून वाले लोग थे जो रिवॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो यंग इटली मार्सलीज में और यंग यूरोप इन्होंने बर्न में 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। क्यों बनाई थी, रिवॉल्यूशन करने, किसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करने, कंजर्वेटिज्म के, ठीक है। अब वही लिखा है कि इसमें सारे लाइक माइंडेड थे। अब लाइक माइंडेड किन किन कंट्रीज से थे, तो ये थे पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी वगैरह से सारे लाइक माइंडेड लोग थे जो रिवॉल्यूशन के लिए इकट्ठे होकर सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट बनते थे, ठीक है। उसके बाद एक मैटरनिच है जो कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करता था। मैटरनिच ने गुसेपे मज़नी के बारे में एक लाइन बोली हुई है कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। ये लाइन मैंने अलग से लिखी है क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि स्टेटमेंट किसका था और किसके लिए था। तो स्टेटमेंट है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, मतलब सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, गुसेपे मज़नी।
तो मैटरनिच ने घुसे पे मजने के लिए ये लाइन बोली हुई थी, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो होप आपको सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पूरा कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।